हेलो दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं भरत कुमार। आप सभी का स्वागत है मी एन माई टॉप क्लास के अंतर्गत। और आज हम पढ़ने वाले हैं जाति और जाति का राजनीतिक दृष्टिकोण देखने वाले हैं। यानी हम आज जो इम्पोर्टेंट देखेंगे और इसको और भी इम्पोर्टेंट बनाएंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो लगभग बीए हैं और बाकी जितने भी अपने एग्ज़ाम होते हैं छोटे मोटे, उन सभी एग्ज़ामों में भी आता है। तो राजनीति में जाति को हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जाति ने राजनीति को प्रभावित किया है या राजनीति ने जाति को प्रभावित किया है, और इससे वर्तमान दृष्टिकोण में क्या बदलाव आया है जाति के स्वरूप को लेकर और राजनीति के वर्तमान दृष्टिकोण में भी। तो ऐसे हम बात करें, आपको पता होगा हमारे यहाँ पर भारत की अगर संस्कृति की बात करें तो वैदिक संस्कृति से ही जाति व्यवस्था आनी मतलब बननी शुरू हो गई थी। उस समय जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसको उनके कर्म के आधार पे उनको डिवाइड कर दिया गया था, और ये व्यवस्था आने वाले समय में और कठोर होती गई। और उस समय ये जो जाति व्यवस्था है वो जन्म आधारित कर दी गई। यानी अगर कोई वैश्य जाति से है या शूद्र से है तो वो उसी कैटेगरी का अगर कोई जन्मा है तो वो वही काम करेगा। तो ये व्यवस्था थी और धीरे धीरे इससे कहीं ना कहीं समाज में विभाजिता जैसी या कहना कि पिछड़ापन भी आने की संभावना रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे समय बदला गया तो राजनीति है वह, यानी अगर हम कहें कि राजनीति ने अपने फायदे के लिए जाति को अपनी ओर खींचा और जाति ने राजनीति में अपना हक बढ़ाने के लिए राजनीति की ओर गई। तो इस तरह से आज के समय में जाति का स्वरूप बदलने लगा है। और जैसा कि हम पढ़ेंगे रजनी कोठारी, आपको पता होगा रजनी कोठारी की एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, आपको मैं नोट करवा लेता हूँ। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये बहुत अच्छी इनकी पुस्तक है। इसी के संदर्भ में हम इनके विचार पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये आपके आएगा कि रजनी कोठारी की दृष्टिकोण में राजनीति का जातिकरण क्या है, इसके बारे में बताइए। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आज का, तो ज़रूर देखिएगा। और इसको अगर अच्छा जम रहा है, अच्छा लग रहा है तो शेयर तो कर ही लीजिएगा। तो जब हम बात करते हैं रजनी कोठारी के संदर्भ में, उन्होंने जो राजनीति की जाति का जो राजनीतिकरण या हम कहें कि राजनीति है वो जातिकरण के स्वरूप को जो समीकरण लेकर बनती है, तो उस अकॉर्डिंग जाति व्यवस्था और राजनीति में अंत क्रिया होती है। क्या होती है? अंत क्रिया। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जाति एवं राजनीति में अंत क्रिया होती है। और अंत क्रिया यानी जाति राजनीति के अंदर ही अंदर है, वो स्वरूप में बदलाव होता है और ये धीरे धीरे आज की स्वरूप को हमें देखने को मिलने वाला है। तो हम यही बात कर रहे हैं। तो प्रोफेसर रजनी कोठारी ने जाति व्यवस्था और राजनीति व्यवस्था की जो अंत क्रिया है इसे तीन रूपों में समझाने का प्रयास किया है। तीन रूपों में समझाया है और इसी को हम पढ़ेंगे। तो जैसे हम पहली बात करें जाति और राजनीति का जो अंत क्रिया है उसको हम बात करें, तो जाति व्यवस्था राजनीति के अंतकरण को किस तरह से प्रभावित करती है, किस तरह से इनके मध्य अंत क्रिया चलती है, अंदर ही अंदर संबंध मतलब कहते हैं बनते हैं। तो वही हम बात करें। तो पहला हम बात करते हैं लौकिक रूप। लौकिक रूप का मतलब ये समझिए कि वर्तमान दृष्टिकोण का है और वर्तमान दृष्टिकोण में ये कैसे बनी हुई है जाति, तो वो कहलाएगा लौकिक रूप। जैसे वर्तमान की बात करें तो लौकिक रूप में जातियों को आपने देखा होगा कहाँ पर कैसे होता है। आपने देखा होगा कि जाति के अंदर ही जब विवाह होता है, जाति के अंदर विवाह, तो आपको पता है जाति इसी तरह से आगे बढ़ती है। जाति के अंदर ही जाति का विवाह होता है, तो इस तरह से वंशवादी व्यवस्था जाति को बढ़ावा देती है। लौकिक रूप में यही है जो उसको बनाए रखा है। इसके अलावा जाति व्यवस्था और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जब जाति में छुआछूत व्यवस्था होती है तब ये राजनीति के दृष्टिकोण में आ जाती है, यानी इसको मध्य ये अंत क्रिया चलती रहती है। और जब जाति व्यवस्था को और ज़्यादा बढ़ावा देने में क्या तत्व मौजूद होते हैं, वो होते हैं रीति रिवाज। बिल्कुल, आज आपने देखा होगा हर छोटे से बड़ा फंक्शन अपनी जाति में होता है, तो ये कहीं ना कहीं अपनी जाति, अपनी परंपराओं, अपने रीतियों से जुड़ा होता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो
इस लौकिक रूप को बनाए रखती है, इस जाति व्यवस्था को बनाए रखती है। और ये रजनी कोठारी के विचारों में ही हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो अब ये होता ही है कि अलग अलग जातियाँ होती है, वह भी आपस में अपने अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष करती है। मेरी जाति, मेरा प्रभाव, ये जो व्यवस्था रहती है। जैसे कि जाति व्यवस्था के इस लौकिक रूप में भी हम दो रूप देखते हैं। एक तो होता है शासकीय रूप। शासकीय रूप का मतलब होता है कि लौकिक रूप में एक जाति तो होती है, वो शासकीय रूप में होती है, यानी कोई कहे या तो कि सरपंच के तौर पे वो जाति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, या हम बात करें कि उस समाज में ही उस जाति की महत्वपूर्ण ताकत होती है, तो वो दूसरी जातियों पे अपना प्रभाव जमाती है। दूसरी जाति होती है जो उसके अंडर में रहती है। तो शासकीय यानी इस लौकिक रूप में भी जातियाँ हैं, वह एक प्रभावशाली होती है और एक निम्न होती है। इनके मध्य संघर्ष ये जारी रहता है और फिर अंदर ही अंदर जातियों में भी गुटबंधन बनने लग जाता है। धर्म व्यवस्था प्रदेश के आधार पर जातियों की स्थिति बनती है और बिगड़ती है। ध्यान रखिएगा, इसमें एक वजह और भी है कि जो धर्म है, धर्म व्यवस्था ऐसी है जो जाति व्यवस्था को बिगाड़ देती है, जाति व्यवस्था को बिगाड़ती है। जैसे आपने देखा होगा, आप अपने को जाति पे, लेकिन किसी दूसरे धर्म पे आ जाए तो वो जाति व्यवस्था से लगाव कम हो जाता है। लेकिन लौकिक रूप अगर देखें जाति व्यवस्था का, तो ये है, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जाति व्यवस्था के अकॉर्डिंग इन्होंने जो 3 रूप समझाए हैं, दूसरा रूप क्या है? जाति व्यवस्था का एकीकरण। जाति व्यवस्था का एकीकरण, एकीकरण सूत्र, इसको समझिए। इसका मतलब ये है कि जाति अपने को दूसरे समुदाय से जोड़ती है, यानी ये कहें सिंपल से कि व्यक्ति, जो व्यक्ति होता है वही तो होता है इस जाति को बढ़ाने वाला, उसी के आधार पर तो जाति चलती है। तो जब हम बात करते हैं जाति व्यवस्था के अंतर्गत, तो व्यक्ति को समाज में बांधने, व्यक्ति को समाज में बांधने का रूप है, व्यक्ति को समाज में बांधने। ये तो हुआ, व्यक्ति जब समाज में रहेगा तो समाज में वो जाति व्यवस्था और मजबूत हो जाती है, और इस तरह से ये रूप आ जाता है जाति व्यवस्था का एकीकरण। यानी जातियों में एकीकरण कैसे होता है? जैसे आपने देखा होगा, समाज में जब व्यक्ति कहीं एक साथ मिलते हैं तो एक समाज का निर्माण होता है, और अगर वो सेम जाति के हैं तो समाज व्यवस्था बनाते हैं। ये हमारा संगठन है, ये हमारे समाज का समारोह हो रहा है, ये हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है, ये समाज का जो सभा भवन उसका उद्घाटन हो रहा है। तो इस तरह से समाज है वह जाति व्यवस्था को दृढ़ करता है, मजबूत करता है, एकीकरण करता है, और इसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति समाज में एक नियत स्थान प्राप्त करता है। फिर वो समाज में रहता है तो उसे एक स्थान प्राप्त होता है, चाहे जितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। जब वो समाज में रहेगा, कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसे जाति से तो लगाव आता ही है, जाति से लगाव आता ही है। इसी तरह उस व्यक्ति की जाति के प्रति निष्ठा बढ़ने लग जाती है, और यही उसे एकीकरण के भाव पैदा करती है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है ना, जाति व्यवस्था के प्रति उसमें जो भाव प्रकट होते हैं। फिर तीसरा रूप देख लीजिए, जाति व्यवस्था का चैतन्य रूप। इसको देखिए, चैतन्य रूप, इसको समझिए। चैतन्य रूप यानी एक्टिव कॉन्शियसनेस, यानी अचानक से दिमाग सो रहा है और फिर जो जागता है ना कैसे, तो चैतन्य रूप, और वो जागी ही अवस्था में रहता है तो हमेशा कुछ नया 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 करना चाहेगा। ठीक है ना, यानी एक्टिव रहते हुए अपनी भलाई के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पे हम समझते हैं जाति व्यवस्था का चैतन्य रूप का मतलब होता है कि कुछ जातियाँ अपने को उच्च समझती है, हमेशा वो आगे रहना चाहती हैं, यानी ठीक है ना। तो इसका अर्थ लिखेंगे कि कुछ जातियां अपने को उच्च समझती है एवं अपना प्रभाव
बढ़ाए रखना चाहेगी। तो ये हो गया। जैसे अगर मुझे टॉप आना है तो मैं टॉप कोशिश करने पे, मेहनत करने पे आ भी जाता, अब उस वापस उसको वही बना रखना, यानी सब कहे कि आज के समय कौन रेसर में टॉप है, तो वो है, यानी वो व्यक्ति अपने आप को जमाए रखना चाहता है। अगर समाज में कुछ जातियाँ उच्च हैं तो वो सोचती है कि हम और अपना कद है वो बढ़ाए रखें और उच्च ही रहें। तो इसी दरमियान कुछ जातियाँ हैं वह भी अपने आप को उस जाति के कंपैरिजन में उच्च बनाने का प्रयास करती हैं। यानी आज के इस जनरेशन की अगर बात करें तो जातियाँ अपने लेवल, अपने जाति के ओहदे को बढ़ाना चाहती है, अपना जो आज का जो इनका जो रूप है उसको कद को बढ़ाना चाहती है। यानी कहने का मतलब है उस ज्योति को और एक्टिव करना चाहती है, जाति को और ज़्यादा महत्व देना चाहते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ तो मैं मेरी जाति को और ज़्यादा समाज में ज़बरदस्त मौका देना चाहूँगा, जाति को और ज़्यादा फेमस बनाना चाहूँगा और ज़्यादा पॉपुलर बनाना चाहूँगा। तो ये जाति व्यवस्था का क्या रूप हो गया? चैतन्य रूप हो गया, जो अपनी ही जाति को दूसरी जातियों से प्रभावशाली बनाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जाति व्यवस्था अपने आप को काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल में मानती है। और यही से अगर मैं आपको बताऊं तो ये 3 रूप है वो रजनी कोठारी ने बताए, ठीक है ना। आप इसको समझ गए होंगे क्योंकि ये ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जाति व्यवस्था समाज में बनी हुई है। और जैसे हम बात करें कुछ निम्न जातियाँ हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी जाति वो क्षत्रिय कुल अकॉर्डिंग मानते हुए अपने आप को चिंग लगाती है या फिर कहती है कि हम तो राम के वंशज है, हम महाराणा प्रताप जी के वंशज है। तो इस तरह से ये जातियाँ हैं वो अपने आप के प्रभाव को उच्च बनाना चाहती है और यही कहलाता है जाति व्यवस्था का चैतन्य रूप। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि रजनी कोठारी ने जाति के राजनीतिकरण के ऊपर जो चर्चा की है, इस प्रक्रिया को हम समझते हैं 3 चरणों में कि कैसे जाति राजनीतिकरण की ओर उन्मुक्त हो रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप समझ लीजिए। ये जो भी आज का इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। रजनी कोठारी, प्रोफेसर रजनी कोठारी। अब इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान रखिएगा जो हम आपसे चर्चा करें, जाति के राजनीतिकरण की। जाति के राजनीतिकरण का मतलब होता है कि जाति राजनीति में घुल जाती है, मिक्स हो जाती है। तो वही हम देखेंगे। तो जाति के राजनीतिकरण की प्रक्रिया के 3 चरण कि कैसे जाति का राजनीतिकरण हुआ है, ये 3 चरण हम देखेंगे। और ये आपने समझ लिया, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा इस सब्जेक्ट को कवर कर चुके हैं। तो सबसे पहला अपना जो पॉइंट आता है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पहला शरण ध्यान रखें, शक्ति और प्रभाव की प्रतिस्पर्धा। शक्ति एवं प्रभाव की प्रतिस्पर्धा। मतलब जो भी जाति है वह अपनी शक्ति, अपने प्रभाव, अपना ओहदा बढ़ाना चाहती है। यानी जो उच्च जातियां हैं उच्च जातियों तक सीमित रही। ऊंची जातियों तक सीमित रही। इस लाइन को समझिए। आज की जो जातियां हैं वह अपना शक्ति, अपना प्रभाव जमाना चाहती है। इसीलिए इन जातियों में क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन की भावना होती है। क्योंकि पहले जो प्रभाव है, जो हक है, वह उचित जातियों तक ही सीमित रहता था। लेकिन अब जो निम्न जातियां हैं वो धीरे धीरे अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती है। आज के समय देखिए, पहले शेड्यूल कास्ट को घर पे आके पानी पीने तक की मतलब सुविधा नहीं होती थी या उनके साथ भेदभाव वगैरह होता था। लेकिन आज
आज जो निम्न जातियां हैं वो उनका लेवल काफ़ी अच्छा बढ़ा है। अब समाज में कोई निम्न नहीं, सभी इक्वल आती जा रही है। और जिसको आज कम समझा जा रहा था आज वे सर्वोच्च होती जा रही है। और जो बड़े लोग हुआ करते आज उनके घर पे बैठते हैं, उनको इनवाइट करते हैं। तो आज के समय ये व्यवस्था हुई है। तो ये क्यों हुई? क्योंकि शक्ति और प्रभाव के लिए इनमें प्रतिस्पर्धा बनी। क्या बनी? प्रतिस्पर्धा बनी। और इसी तरह जिन जातियों ने उच्च शिक्षा प्राप्त करके आधुनिकरण बनने का प्रयास किया वे प्रतिष्ठित जातियों के समकक्ष आने लगी। यानी शिक्षा, यहाँ का वातावरण और जिस तरह से राजनीति का जो दृष्टिकोण देखा गया तो जातियों ने अपना ओहदा बराबर और बड़ा कर दिया है। इस तरह से अब ये कंपटीशन भावना जब आई तब जातियाँ इक्वल होने लगी। पहला आप समझ लिया कि जाति का राजनीतिकरण कैसे हुआ कि जब जातियों में उच्च जाति की जैसा ही समान प्रभुत्व और शक्ति प्राप्त करने के लिए उनमें प्रतिस्पर्धा हुई। तो शिक्षा एक ऐसा माध्यम था जो इसको बनाने में मुकम्मल हुआ। ठीक है ना? शिक्षा, आधुनिकरण, समाज और उनको प्राप्त अधिकार, जिससे जातियां हैं वह इक्वलेंट आने लगी और जो भेदभाव था वो कम होने लगा। ठीक है, पहला पॉइंट। फिर है जाति के अंदर ही प्रतिस्पर्धी गुट। जाति के अंदर यानी होता है ना, कोई जैसे जाति बहुत बड़ी जाति है तो जाति के अंदर ही फिर क्या होते हैं, छोटे अलग अलग गुट बन जाते हैं। क्योंकि जब कोई बड़ा राज्य होता है तो हम सोचते हैं ना कि इस राज्य की व्यवस्था सही नहीं हो सकती, इसको अलग कर दो ताकि वे बेहतर कर सकें। तो जातियों में भी यही होता है, जब जाति व्यवस्था बहुत ज़्यादा संगठन हो जाता बड़ा तो वो अपने आप में अलग अलग गुट की व्यवस्था देखी जाती है। तो जाति के अंदर की प्रतिस्पर्धी गुट, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा प्रतिस्पर्धी, जाति के अंदर ही प्रतिस्पर्धी गुटबंदी। अब गुटबंदी जैसे आप अगर ध्यान से देखें तो इस चरण में विभिन्न जातियों की प्रतिस्पर्धा के साथ साथ जाति के अंदर भी प्रतिस्पर्धी गुट बन जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, प्रतिस्पर्धी नेताओं के पीछे गुट बन जाते हैं। इन गुटों में विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं और अपना गुट मजबूत करने के लिए उन जातियों की भी सहायता लेते हैं जो जाति से बाहर होते हैं। तो इस तरह से जातियों के अंदर ही एक सुधार होता है और धीरे धीरे वे दूसरी जातियों के साथ जुड़ते हैं। और अगर वो जातियाँ निम्न है तो उनको भी उस जाति के बराबर आने का मौका मिलता है। यानी कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धोने का मौका किसी को इसमें मिलता है। जब कई अगर अंदर ही झगड़े हो तो उस झगड़े का फ़ायदा कोई तीसरा भी तो उठा सकता है। इस तरह से जब जातियाँ एक संगठन बड़ा है, अगर वो बिखरता है और इस तरह से वे अपने आप को फिर अलग शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो कुछ और जातियाँ उनके साथ मिलती हैं। क्योंकि राजनीति में वही जीतता है जो बहुमत, जो समर्थन, जो ज़्यादा सीटें लेके आता है। तो फिर जातियाँ क्या करती है, जैसे मैं मेरी जाति से चुनाव लड़ रहा हूँ, अब मेरी जाति का अगर मुझे वोट ही देंगे तो मैं दूसरी जाति के पास जाऊँगा और दूसरी जाति के बोले शेड्यूल कास्ट या कोई उच्च कास्ट है तो उनको मैं मेरी ओर मिलाना चाहूँगा। इस तरह से उनको मैंने भरलोपन दिया और वो भी अपने जाति का कद बढ़ता देखकर राजनीति में उस चुनाव में भाग लेने लगे। तो इस तरह से क्या हुआ, ये धीरे धीरे व्यवस्था राजनीतिकरण की ओर बढ़ने लगी। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। जब राजनीति चुनाव में उतरी तब उसका जो एरिया वो बढ़ने लगा, जाति की लालसा बढ़ी तो राजनीति के अंदर, क्योंकि राजनीति के अंदर जाति को जब बढ़ना था तो जाति ने अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाया और उसको अग्रेसिव किया। इस तरह से जाति का भी मुकम्मल पूरा हुआ और राजनीति का उद्देश्य भी पूरा होने लग रहा था। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। तो फिर ये जो गुटबंदी थी, इस गुटबंदी ने जाति को और मतलब और ज़्यादा अग्रेसिव बना दिया और इस तरह से वो राजनीतिकरण की ओर बढ़ावा राजनीतिकरण की ओर आने लगी। तीसरा पॉइंट जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा कि जाति के बंधन ढीले पड़ना और राजनीति को व्यापक आधार मिलना। जाति के बंधन ढीले पड़ना, क्योंकि जब राजनीति ज़्यादा एक्टिव होती है तो जाति व्यवस्था, मतलब होता है ना कभी क्योंकि कोई व्यवस्था शुरुआत में आगे आना चाहती है लेकिन धीरे धीरे वो व्यवस्था टॉप में आने के बाद नीचे हो जाती है। तो फिर इसी तरह अब राजनीति है वो उसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक हो गया है, यानी राजनीति को व्यापक आधार मिलना। अब यहाँ पे देखिए, जाति के बंधन ढीले पड़ना। जब धीरे धीरे जातियों को राजनीति में आने का मौका मिलता गया और राजनीति में उनका कद पकड़ मजबूत होने लगी तो अब जाति
का बंधन ढीला होकर राजनीति का जो आधार है वो मजबूत होने लगा। अब राजनीति का दायरा बढ़ने लगा, उच्च जाति का बंधन ढीला होकर राजनीति का दायरा बढ़ने लगा। रजनी कोठारी ने तीसरे चरण में एक और राजनीतिक मूल्यों की प्रधानता की बात कही और दूसरी ओर जाति पाति के लगाव को कम होते हुए देखा गया है। वहीं दूसरी ओर शिक्षा, नए शिल्प, शहरीकरण के कारण भी समाज में परिवर्तन आया है और भौतिक उन्नति की नई अवधारणाओं को जोर बढ़ा है। पुराने पारिवारिक बंधन टूटने लगे हैं, देखा होगा, और जो लोग काम धंधे के लिए शहरों में जाकर बसने लगे तो वहाँ पर जाति जो भावना है वो ढीली पड़ने लगी और सामाजिक व्यवहार अपनी ही जाति तक सीमित रह गया और इस तरह से राजनीति में व्यापकता आने लगी। राजनीति है वो ब्रॉड होने लगी। तो ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। अब मैं बात करता हूँ, जैसा कि आप समझें, जाति के राजनीतिकरण की क्या विशेषता है। जाति के राजनीतिकरण की क्या विशेषता है। जाति के राजनीतिकरण की विशेषता। जाति के राजनीतिकरण यानी जिस तरह से जाति का राजनीतिकरण हुआ ना, तो उससे कुछ विशेषता निकल के आती है। पहली, जाति व्यक्ति को बांधने वाली कड़ी हुआ। क्या हुई कि जो जाति है, जाति व्यक्ति को बांधने की कड़ी। क्योंकि जब इलेक्शन लड़ना है, मान लीजिए, तो मैं अपनी जाति भाइयों को मैं अपनी देखूँ कि मेरी जाति में संख्या ज़्यादा है तो मैं फिर इलेक्शन में आना चाहूँगा और मैं फिर अपनी ही जाति के लोगों को अपने साथ लेना चाहूँगा ताकि मैं जीत जाऊँ। तो इस तरह से राजनीतिकरण में ये भी देखा गया कि उसने अपने जाति से गठजोड़ कर लिया। दूसरी बात करें कि जो शहरीकरण, औद्योगिकरण और जिस तरह से आधुनिकीकरण हुआ है तो जातियाँ समाप्त हुई लेकिन प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। यानी यहाँ पे हम बात करें कि राजनीतिक स्तर पर बात करें, जाति पाति व्यवस्था का नाम समाप्त हुआ। हम ये नहीं कह रहे कि जाति है वो व्यक्तित्व रूप में जाति है वो उसका बोलबाला हुआ है, वो नहीं, जाति ने क्या किया है, व्यक्ति को बांध लिया है। ये राजनीतिकरण की विशेषता हुई। दूसरा, जाति के राजनीतिकरण से क्या हुआ कि क्षेत्र विशेष में आधुनिकरण बढ़ा। आधुनिकरण एवं शिक्षा ने जाति पाति को समाप्त कर दिया है। क्योंकि अब देखिए जिस तरह से आधुनिकीकरण हुआ है, शिक्षा ब्रॉड लेवल पर हो गई है, ठीक है ना, और इसी के साथ जब औद्योगिकरण हो गई, लोग शिक्षा के तौर पे या कमाने के तौर पे सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे अब जाति का इतना रोल नहीं होता है, वहाँ पर राजनीति का रोल होता है, वहाँ पर राजनीति पॉलिटिक्स चलती है। तो इस तरह से राजनीतिकरण से क्या हुआ कि क्षेत्र विशेष में आधुनिकीकरण से शिक्षा और आधुनिकीकरण ने जाति व्यवस्था को लगभग समाप्त कर दिया है। बात करते हैं तीसरी, तो राजनीति में जाति प्रदान की भूमिका का अगर विश्लेषण करें तो काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं और ये चीज़ें अपने आप में व्यक्तिगत बदलाव भी करती है और यही समय के अकॉर्डिंग जब बदलते हैं, जो जाति और राजनीति अगर इनकी बात करें तो इनके संबंध है ना, वो स्थैतिक नहीं होते। किसके संबंध? जाति एवं राजनीति के संबंध है वो स्थायी नहीं हो पाते। इसको मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगा। तो आप समझिएगा कि स्थायी नहीं, मतलब स्थायी का मतलब हम क्या कहें यहाँ पे। तो एक चीज़ और समझाना चाहूँगा, देखिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा धैर्य रखिए कि कभी जाति महत्वपूर्ण हुआ करती थी, राजनीति इतनी महत्वपूर्ण हुआ करती थी। आज राजनीति का ज़्यादा प्रभाव हुआ है तो जाति का महत्व कम होता गया है। तो अगर मैं यही बात करूं तो ध्यान रखिएगा कि जाति नहीं, मतलब वो स्थायी नहीं होती है। जाति और राजनीति है ना, उनका संबंध फिक्स नहीं है कि दोनों मित्र रहेंगे, दोनों का लेवल बराबर रहेगा कि ये भी इतनी लेवल है ये भी नहीं। वर्तमान समय में क्या है कि राजनीतिकरण से जाति और राजनीति का संबंध है ना वो स्थायी नहीं रहेगा, बदलता रहता है। क्या है? बदलता रहता है। कभी जाति प्रभावशाली होती है, कभी राजनीति प्रभावशाली होती है। इस तरह से जो राजनीतिकरण में जो व्यवस्था देखी गई तो इनके संबंध कभी फिक्स हम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें
तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 19वीं शताब्दी में जाति समुदाय का झुकाव राजनीति की ओर हो गया। बिल्कुल, अब ये ध्यान रखिएगा, अब वर्तमान समय में जाति का झुकाव राजनीति की ओर हो गया है। ये एक इम्पोर्टेंट विशेषता निकल के बाहर आती है कि अब है ना, ज़्यादातर जो जाति है वह राजनीति की ओर झुक गई है, और वह चाहती है कि जाति ही एक ऐसा तत्व है जो मेरे इस समाज व्यक्ति को आगे ले जाएगा। तो ये व्यवस्था निकल के बाहर आती है। तो आज की क्या इंपॉर्टेंट थी चीज़ें, आपको कितनी अच्छी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था में जाति की भूमिका क्या है, और इसके बाद इस जाति का जो और भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है वो देखेंगे। तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू।